नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जो न तो फिल्म स्टार न ही कोई राजनेता, फिर भी भारत की जनता इन्हें बेहद प्यार करती है। शायद ही कोई और ऐसा बिजनेसमैन होगा जिसे लोगों का इतना प्यार मिला हो। ये कोई और नहीं, हम सभी के दिलों पर राज करने वाले हमारे अपने रतन टाटा सर। 9 अक्टूबर 2024 को हमने देश के असली रतन, बिजनेस की दुनिया का सेलिब्रिटी, सबसे बड़ा दानवीर कल ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली और भारत ने अपना रतन हमेशा के लिए खो दिया। बहुत लोगों को शायद यही पता है कि रतन टाटा टाटा परिवार से आते हैं, लेकिन जब रिसर्च किया तो कुछ और ही पता चला। तो शुरू करते हैं शुरू से पूरी कहानी। टाटा ग्रुप की कहानी झारखंड के टाटा नगर, जो अब जमशेदपुर है, यहाँ से शुरू होती है। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने इस ग्रुप की स्थापना की। जमशेदजी टाटा के 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम दोराबजी टाटा और दूसरे बेटे का नाम रतनजी टाटा। अभी हम अपने वाले रतन की बात नहीं कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। रतन टाटा की शादी के कुछ ही समय बाद इनकी मौत हो गई। अब इनकी पत्नी कम उम्र में विधवा हो गई, लेकिन इनकी पत्नी हिम्मत नहीं हारी। कोई औलाद न होने के कारण ये बम्बई चली गई और वहाँ के पारसी अनाथालय से एक बच्चे को गोद ले ली। गोद लिए बच्चे का नाम नवल टाटा रखा। नवल टाटा और सोनू टाटा की शादी हुई तो इनके 2 बेटे पैदा हुए। एक बेटे का नाम रतन नवल टाटा, हमारे वाले टाटा। दूसरे बेटे का नाम जिमी नवल टाटा रखा। इन दोनों भाइयों के पैदा होने के कुछ ही समय बाद नवल टाटा की अपनी पहली पत्नी से रिश्ते बिगड़ने लगे, जिस कारण दोनों अलग हो गए। रतन जब 18 साल के थे तब इनके पिता ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी से एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम नोएल टाटा है। तो रतन टाटा के पिता नवल टाटा एक गोद लिए बेटे थे, न कि टाटा परिवार से। खैर, टाटा ग्रुप जिसकी आज की वैल्यू 160 अरब डॉलर है। माँ बाप के तलाक के बाद रतन टाटा की परवरिश इनकी दादी ने ही किया, इसीलिए अपनी दादी से बेहद करीब थे। इनकी दादी लेडी नवाज बाई एक सख्त अनुशासन प्रिय महिला थी। रतन ने अपना बचपन इंग्लैंड और फ्रांस में बिताया। रतन ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी दादी के पास पुरानी रोल्स रॉयल हुआ करती थी और वह उस कार को मुझे और मेरे भाई को स्कूल से लेने के लिए भेजती थी, लेकिन हमें उस कार पर इतनी शर्म आती कि हम दोनों पैदल ही घर आ जाते। टाटा ने अपने पिता की इच्छा अनुसार इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो की, लेकिन साथ ही पिता की इच्छा न होने पर भी आर्किटेक्चर की भी डिग्री ली। दोनों कोर्स को पूरा करने में 7 साल लग गए। साल 1962 में रतन टाटा अमेरिका से भारत आकर टाटा ग्रुप के टेल्को, टेस्को और फिर टाटा स्टील का हिस्सा बने। शुरुआती दिनों में रतन बतौर ट्रेनी के रूप में काम करना शुरू किए। वही वर्कर्स के बीच रहते और कैंटीन में लंच भी शेयर करते। पहले बतौर ट्रेनी, फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर से होते हुए SK नानावटी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। इस वक्त तक बॉम्बे हाउस में उनकी कड़ी मेहनत की खबरें पहुंच चुकी थी। उन्हें मुंबई बुलाया गया और कुछ दिन यहां रहकर ऑस्ट्रेलिया में टाटा का काम देखने चले गए। जब वो ऑस्ट्रेलिया से लौटे तो उन्हें टाटा ग्रुप के बीमार कपड़ा मिल एम्प्रेस को फिर से खड़ा करने का काम सौंपा गया। ये वो दौर था जब कपड़ा मिल बर्बाद हो रही थी, क्योंकि लोग कॉटन के बजाय नायलॉन और सिंथेटिक कपड़े खरीद रहे थे। उस समय तक कपड़ा उद्योग पर बॉम्बे डाइंग का दबदबा था, जिसे नुस्ली वाडिया चलाते थे। एक नए कॉम्पिटिटर के रूप में धीरूभाई अंबानी भी सामने आ गए थे। फिर भी रतन इन सबसे लड़े और कपड़ा मार्केट में अपनी छाप छोड़ दी। 1981 में JRD टाटा ने रतन को टाटा इंडस्ट्रीज का कार्यभार सौंपा। तब टाटा सन्स की तुलना में इसका टर्नओवर मात्र 60 लाख रुपए ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि JRD टाटा इसे सीधे डील कर रहे थे। जब रतन को ये कंपनियां सौंपी गई तो हल्ला मच गया। मीडिया यह समझने के लिए उत्सुक थी कि क्यों JRD टाटा ने रतन को ये कंपनियां सौंप दी है। मीडिया में तब से कयास लगाए जा रहे थे कि JRD टाटा रतन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। मीडिया ने रतन से पूछा, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। रतन की मां कैंसर से जूझ रही थी। 1982 में वे उन्हें न्यूयॉर्क के स्लोवन कैटरिंग कैंसर सेंटर लेकर चले गए और उनके अंतिम सांस तक वहीं रहे। जब JRD टाटा 75 साल के हुए तो उनके अगले उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इस लिस्ट में नानी पाखरीवाला, रूसी मोदी, शाहरुख साहबवाला और HN सेठाना जैसों का नाम शामिल था। 3 मार्च 1991 को जमशेदपुर में स्थापना दिवस मनाकर JRD टाटा जब घर लौटे तो उनकी तबीयत खराब हो गई। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 दिन बाद जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली
तो वो घर जाने के बजाय सीधे अपने दफ्तर पहुंच गए। वहां उन्होंने रतन को बुलाया और उनसे कहा कि वो चाहते हैं कि टाटा एंड सन्स का कार्यभार संभाले। अगली बोर्ड मीटिंग में वे उनका नाम चेयरमैन के लिए प्रपोज करेंगे। 25 मार्च दिन सोमवार को दोपहर के लंच के बाद एक मीटिंग बुलाई गई। पास के ताज होटल से मंगाए गए नॉर्मल लंच के बजाय उस दिन पारसियों का त्योहारी खाना मंगवाया गया था। शेफ लुकास से पूछा गया कि क्या आज किसी का जन्मदिन है, तो उन्होंने कहा कि जेआरडी टाटा आज अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। ये बात जेआरडी टाटा के अलावा किसी को पता नहीं थी। मीटिंग में जेआरडी टाटा ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं 87 साल का हो गया हूँ, थक चुका हूँ। अब टाटा एंड सन्स की जिम्मेदारी के लिए मेरे राइट हैंड साइड में बैठे रतन का नाम प्रपोज करता हूँ। रतन आए और टाटा ग्रुप की कमान संभाले। 1995 में रतन टाटा ने एक दिन बोर्डरूम में ऐलान किया कि हम मारुति जेन की साइज अंदर से एम्बेसडर के आकार वाली और मारुति 800 जैसी कम कीमत पर डीजल कार लाएंगे। टाटा इसे पहले ही इंडिका नाम दे चुके थे। टाटा मोटर्स के इंजीनियर रिसर्च सेंटर के इंजीनियरों ने ट्यूरिंग डिजाइन हाउस के साथ मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया। कार की डिजाइन बन चुकी थी। 1995 में इस प्लांट को लगाने का खर्च 7,000 करोड़ रुपए आया था। रतन टाटा ने दुनिया भर में बंद हो चुकी कार प्लांट्स की जानकारी मंगवाई। तब पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में निसान का एक प्लांट बंद पड़ा है। वो रतन टाटा को 1500 करोड़ रुपए में ही मिल गया। 6 महीने के भीतर पूरा प्लांट ऑस्ट्रेलिया से महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट हो गया। तो इस तरह भारत में बनी पहली देसी कार टाटा इंडिका 1998 में शानदार बुकिंग और रिस्पांस के साथ लॉन्च किया गया। मगर कुछ ही दिनों में रिस्पांस घटने लगी। कंपनी घाटे में जाने लगी। बोर्ड मेंबर्स और बाकी लोगों ने दबाव बनाया कि कंपनी को बेच दो। टाटा लोगों के दबाव में आकर अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से मीटिंग करके डील फाइनल ही कर रहे थे कि अचानक बिल फोर्ड ने कहा कि जब आपको ये काम आता ही नहीं था तो क्यों इस काम को शुरू किया। बस इसी एक बात से रतन टाटा डील कैंसिल कर भारत आ गए और दोबारा इंडिका पर काम करना शुरू किए। देखते ही देखते कुछ ही समय में घाटे में जा रही कंपनी मुनाफे में बदल गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब फोर्ड घाटे में जाने लगी थी। बिल फोर्ड कंपनी बेचना चाहते थे लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। जब इस बात की जानकारी रतन टाटा को मिली तो उन्होंने बिल फोर्ड को फ़ोन किया और कंपनी खरीदने का ऑफर दिया। रतन की दिलदारी देखो, कंपनी खरीदने के बाद भी उसे टाटा का नाम नहीं दिया। फोर्ड ने जो नाम रखा था उसी नाम से आज भी वो गाड़ियाँ मार्केट में हैं। एक बार रतन टाटा ने हाईवे पर एक 3 पहिया लोडिंग गाड़ी का चालान कटते देखा। हाईवे पर 3 पहिया अलाउड नहीं था। साल 2000 की शुरुआत में रतन टाटा ने कमर्शियल यूनिट के हेड गिरीश वाघ से 4 पहिए वाला हल्का ट्रक बनाने को कहा जो न सिर्फ हाईवे पर चल सके बल्कि शहर में भी एंट्री कर सके। गिरीश वर्तमान में टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। दिसंबर 2000 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। टाटा ने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि ये ट्रक जैसा भी हो लेकिन इसे ट्रक नहीं कहा जाए। इस बात का ज़रूर ध्यान रहे कि हम इसे छोटे व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स के लिए बना रहे हैं। इसका एवरेज दूसरों से ज़्यादा और दाम कम होना चाहिए। ये टाटा मोटर्स का पहला कमर्शियल व्हीकल था जिसका 60% हिस्सा आउटसोर्स किया गया था ताकि कम कीमत में लोगों को डिलीवर किया जा सके। आउटसोर्स के लिए 400 सप्लायर से अलग अलग पार्ट्स लिए गए थे। आखिरकार इसे 2005 में टाटा एस के नाम से लॉन्च किया गया। इसे देश के पहले मिनी ट्रक के रूप में पेश किया गया। 2006 में टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ ने बॉम्बे हाउस में रतन टाटा से मुलाकात की। यह वह समय था जब टाटा मोटर्स पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा था। गिरीश वाघ के साथ प्लांट कंस्ट्रक्शन हेड MB कुलकर्णी भी थे। मीटिंग में दोनों ने बताया कि जो जमीन प्लांट के लिए मिली है वह 1100 एकड़ है। जब टाटा ने लोकेशन का दौरा किया तो देखा कि जमीन हाईवे से 13 से 14 फीट नीचे थी। रतन ने आशंका जताई कि बारिश में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुलकर्णी ने कहा कि सर हमने पिछले 25 साल के बाढ़ के आंकड़ों का एनालिसिस किया है। 7 फीट पर जमीन की लेवलिंग करने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया। मानसून चरम पर था। सितंबर-अक्टूबर 2007 में इस क्षेत्र में भारी वर्षा हुई। किसानों के फसलों को बचाने के लिए उस रात छोटी नदी पर बने सीवरेज गेट को खोल दिया गया। नतीजा, पूरा टाटा प्लांट पानी में डूब गया। अगले दिन जब वर्कर्स फैक्ट्री में आए तो उन्होंने साइट के बजाय एक झील देखी।
टीम ने कंस्ट्रक्शन प्लांट बदलने के बारे में सोचा। उन्होंने तत्काल एमडी कांत को सूचित किया। कांत ने कहा कि आप मुंबई आकर रतन टाटा को घटना की पूरी जानकारी दें। इसके बाद गिरीश वाघ और कुलकर्णी दोनों घबरा गए, क्योंकि साल भर पहले ही रतन टाटा ने उन्हें बता दिया था कि बारिश में क्या दिक्कत हो सकती है। किसी तरह हिम्मत करके दोनों बॉम्बे हाउस पहुंचे और रतन टाटा को पूरी बात बताई। तो उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, प्लांट में पानी कहाँ से आया। इसके बाद कहा, ठीक है, नए प्लांट पर आगे बढ़िए। वाघ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब आपके पास इस तरह का सपोर्ट हो तो कोई कैसे आगे न बढ़े। हमने 4 महीने की देरी से प्लांट फिर से खड़ा कर दिया। एक इंटरव्यू में रतन टाटा से पूछा गया कि 1 लाख रुपए की कार बनाने का आइडिया कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत से परिवारों को स्कूटर पर सवारी करते देखता था कि लोग स्कूटर पर चलते थे, उनके आगे एक बच्चा खड़ा होता है, पीछे पत्नियां बच्चे को बाहों में लिए बारिश में भीगी फिसलन वाली सड़कों पर सफ़र करती हैं, हादसे का खतरा रहता है। तब मैंने सोचा कि एक परिवार के लिए कितना खतरनाक सफ़र है, क्या हम ऐसे परिवारों को सुरक्षित सवारी दे सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 लाख रुपए की कार बनाने का फैसला किया। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। 18 मई 2006 को रतन टाटा ने ऐलान किया कि वो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में टाटा नैनो कार का प्लांट लगाएंगे। उस वक्त पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगुवाई वाली लेफ्ट की सरकार थी और विपक्ष में ममता बनर्जी। बुद्धदेव ने नैनो प्रोजेक्ट का स्वागत किया, लेकिन ममता प्रोजेक्ट के लिए जमीनों के अधिग्रहण के विरोध में धरने पर बैठ गई। ममता की भूख हड़ताल 24 दिन तक चली। 1000 करोड़ जमीन अधिकृत की जा चुकी थी, लेकिन विरोध के चलते काम शुरू नहीं हो पाया। 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा को ऐलान करना पड़ा कि नैनो प्लांट को सिंगूर से कहीं और लेकर जाएंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा का गुजरात में स्वागत किया। उस समय गुजरात के विकास मॉडल और नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति के उदय का समय था। उन्होंने 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से टाटा को प्लांट लगाने के लिए 1100 एकड़ जमीन ऑफर की। कहा जाता है कि सिंगूर से निकलने की घोषणा के बाद मोदी ने टाटा को एक शब्द में मैसेज लिखा, सुस्वागतम। कुछ ही दिनों में गुजरात के सानंद प्लांट पर नैनो बनकर तैयार हो गई। 10 जनवरी 2008 को दिल्ली के ऑटो एक्सपो में इसे लॉन्च किया गया। इसके बेस मॉडल की कीमत करीब 1 लाख रुपए रखी गई। 17 जुलाई 2009 को कस्टम विभाग के अधिकारी अशोक रघुनाथ टाटा नैनो के पहले ग्राहक बने। 26/11 ताज अटैक को आज भी कोई नहीं भूला। इस होटल में तकरीबन 80 लोगों के मरने की खबर आई थी। रतन टाटा ने मरने वाले परिवार के लोगों से पर्सनली मुलाकात की। मरने वाले लोगों का पूरा खर्चा, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा टाटा ट्रस्ट को सौंपा। रतन टाटा के अनेकों किस्से मशहूर हैं, जिसे एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। अब रतन टाटा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट और सर रतन जी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर ही डिसाइड करेंगे। फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा जो नाम चर्चा में है वो नोएल टाटा का है, जो इनके सौतेले भाई हैं। रतन टाटा ने बिजनेस से इतर जो काम समाज के लिए किया, उसके आसपास भी कोई बिजनेसमैन नहीं है। जब कोरोना काल में लोग अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे थे, उस वक्त रतन टाटा ने हज़ारों करोड़ों रुपए सरकार को दिया, लोगों की भलाई की। बाकायदा एक पोस्ट किया कि ऐसे समय में हमें इनके साथ रहना चाहिए, ऐसी नौबत दोबारा भी आ सकती है, उसकी प्लानिंग करो, ना कि इन्हें नौकरी से निकालो। काश कि इनकी जैसी सोच बाकी उद्योगपतियों के भी हो जाए, तो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई भी कम हो जाए। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।